देखिए, हिंदुस्तान की तमाम तारीखों में 26 जुलाई वो तारीख है जिसे हर भारतीय आज भी शान से याद करता है। इसी दिन दुनिया के सबसे मुश्किल रण क्षेत्र में भारतीय सेना ने सबसे ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। इस जीत के जरिए न केवल दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देख लिया था, बल्कि दुश्मन तक ये संदेश भी पहुंच गया था कि युद्ध भूमि में भारतीय सेना से दो दो हाथ करना उसके बस का नहीं है। इस जंग को खुद पाकिस्तान ने बुलावा दिया था और खुद उसे ही बुरी तरीके से परास्त होना पड़ा। भारतीय सेना के जवानों के पराक्रम के आगे पाकिस्तान की हर चाल धरी की धरी रह गई और जहां जहां उसने अवैध कब्जे की कोशिश की, वहां भारतीय योद्धाओं ने तिरंगा लहरा दिया। भारतीय सेना के जवान जब अपने रंग में आए तो पाकिस्तान के सैनिकों के पसीने छूट गए। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि वो युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगे। इस महाजीत का जश्न 25 साल बाद भी जोर शोर से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के शौर्य को सलाम करने कल लद्दाख पहुंच रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं 25 बरस पहले कैसे भारतीय सेना ने दुश्मन को दी थी सबसे बड़ी मात और कैसे करगिल में लहरा दिया था हिंदुस्तान की जीत का परचम। ये वो पल हैं जब भारतीय सेना के शौर्य ने आसमान को चूमा था। ये वो लम्हे हैं जब भारत के रणबांकुरों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराकर दुश्मन के नापाक मंसूबों को कुचला था। ये वो ऐतिहासिक क्षण है जब पड़ोसी पाकिस्तान की सेना के मंसूबों को भारतीय जवानों ने अपने पैरों तले रौंदा था। कारगिल में 25 साल पहले भारतीय सेना के वीरों ने अपने पराक्रम से, शौर्य से, लहू से, बलिदान से वो अमिट विजय गाथा लिखी जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सेना की शौर्य संस्कृति से रूबरू कराती रहेगी, उन्हें प्रेरित करती रहेगी। ये महज दुश्मन पर जीत नहीं, भारतीय सेना ने एक तरह से असंभव को संभव कर दिखाया था। अपने बेजोड़ हौसले से कायर दुश्मन को थर्राया था। वो यादें आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती हैं। आज जब मैं यहाँ तोलोलिंग के नीचे द्रास में खड़ा हूँ तो मेरा मन 25 साल पहले उस छवि पर जाता है जब तोलोलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तान की सेना बैठी थी। आप अंदाजा लगाइए आज यहाँ पर इतने शान से, इतने ठाठ से हम लोग खड़े हैं। उस समय यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे थे क्योंकि लगातार बम यहाँ गिर रहे थे। ये जो मेरे पीछे MiG-21 लड़ाकू विमान दिख रहा है, इसके पीछे नेशनल हाईवे है। यही वो सड़क है, मतलब यहाँ से 10-20 मीटर दूर सड़क है और ऊपर बैठे पाकिस्तानी आतंकवादी या सेना के जवान वहां से डायरेक्ट फायरिंग करते थे। हेवी मशीन गन से गाड़ियों को निशाना बनाते थे। जो उनके आर्टिलरी के ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर्स होते थे, OP अफसर जो कहते हैं, वो अपने तोपखाने को आदेश देते थे कि यहाँ पर सेना के टेंट लगे हैं। जैसे यहाँ सेना का ये टेंट देख रहे हैं, यहाँ सेना की कुछ टुकड़ियां इस समय तैनात है। ऐसे ही टेंट पहाड़ की बिल्कुल ओट में लगते थे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ लगाएंगे तो ऊपर से वो गोली मारेंगे, इसीलिए पहाड़ की बिल्कुल ओट में वहां टेंट लगा करते थे। तो हम सड़क से पैदल चलते चलते वहां पहुंचते थे और यहाँ जहां हम खड़े हैं, यहाँ दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल्स, उनका जय घोष पोल राजा रामचंद्र की जय, वो वहां उनका टेंट वहां पर था। इसी जज्बे जुनून के साथ भारतीय सेना ने घात लगाए बैठे दुश्मन को कारगिल की पहाड़ियों से खदेड़ा था। अब कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती का शुभ अवसर है, लिहाजा पूरा देश पाकिस्तान पर मिले इस महाविजय का महोत्सव मना रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचेंगे और विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। विजय दिवस के अवसर पर यहां CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुखों के साथ ही सेना के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही शहीदों के परिजन भी समारोह में होंगे, जिनसे PM मोदी मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। जाहिर है इस कार्यक्रम के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की द्रास यात्रा से 48 घंटे पहले से ही पूरे इलाके में जमीनी निगरानी के साथ साथ
हेलीकॉप्टर्स के जरिए हवाई निगरानी भी की जा रही है। यहाँ पर पूरी सब तैयारी हो चुकी है। बड़ा मंच बनाया गया है जहाँ पर प्रधानमंत्री जवानों और अफसरों को संबोधित करेंगे और उसके लिए जो है सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं पूरे इस क्षेत्र में। यहाँ तक कि जमीन के साथ साथ हवाई निगरानी भी पूरे इलाके में हो रही है। हेलीकॉप्टर विशेष तौर पर पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से ये सीमा से सटा हुआ इलाका है, उस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिनके शौर्य ने कायर दुश्मन को घुटनों के बल ला दिया और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की एक और जीत सुनिश्चित की। भारतीय सेना के ऐसे रणबांकुरों को शत शत नमन, जिन्होंने अपने बेजोड़ जज्बे से असंभव को संभव कर दिखाया। भारतीय सेना के वीरों ने यही द्रास में, जहां इस समय हम खड़े हैं, यहां से अपने सर पर कफन बांध के, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, मैंने असल जीवन में देखा है कि जो जवान और जो अफसर उस ऑपरेशन के लिए जा रहे थे वो जानते थे वो जीवित नहीं बचेंगे, या मिशन इम्पॉसिबल है। वो जानते थे कि पहले जो 10-20 सिपाही हैं वो तो पाकिस्तानी गोलियों का निशाना बन जाएंगे, लेकिन उसके पीछे जो बाकी सिपाही हैं वो गोलियां चलाते हुए पाकिस्तानियों को धराशायी करते हुए वो आगे जाके गिरेंगे। फिर जो तीसरी खेप आएगी जवानों की, वो ऊपर चढ़ पाएगी। ऐसे कारगिल की लड़ाई जीती गई थी शुरू के दिनों में, और इसीलिए आप यहां मेरे पीछे देखिए, 500 से अधिक वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया इस वीरता के लिए, और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक संदेश कि पाकिस्तान की घुसपैठ, उसका आतंकवाद नहीं चलेगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, द्रास। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले 526 जवानों में से एक नाम शहीद जियोन सिंह का भी है। शहादत को 25 साल बीत गए, लेकिन आज भी उनकी यादें उनके दोस्तों, परिवार वालों के दिलों में जिंदा हैं। पंजाब के मोगा का राउवाल गांव अपने सपूत को याद कर उनकी वीरता को नमन कर रहा है। शहीद जियोन सिंह पंजाब के मोगा जिले के राउवाल की शान है। इस पूरे इलाके को अपने इस वीर सपूत पर गर्व है जिसने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति देकर मुल्क की हिफाजत की। वो 2 जुलाई 1999 का दिन था जब जियोन सिंह के शहादत की खबर आई। बेशक इस परिवार के लिए जियोन सिंह की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि फर्ज के लिए जान न्योछावर करने वाले माटी के इस लाल के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। किसान परिवार में जन्मे जियोन सिंह का बचपन से ही फौज में जाने का सपना था और वो सपना पूरा हुआ साल 1994 में, जब जियोन सिंह 8 सिख बटालियन में भर्ती हुई। 1996 में जियोन सिंह की शादी चरणजीत कौर के साथ हुई। करीब 1 साल बाद बेटे के रूप में उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी और 2 जुलाई 1999 में जियोन सिंह देश की खातिर शहीद हो गए। हां, बहुत ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। शहीद जियोन सिंह की याद में गांव के एक स्कूल और सड़क को उनका नाम दिया गया है। उनकी याद में एक गेट भी बनवाया गया है। आज भी परिवार के साथ पूरे गांव की आंखें अपने लाडले को याद करते हुए नम हो जाती हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਥ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2/7/1999 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਾਮ ਕੇ ਵਿਖੇ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ जिंदा रहेगा, क्यों ये जरा बड़ा बड़ा नाम है। ये वीरों की पावन धरती है। यहाँ रणवीरों की यादों को दिलों में संजो कर रखा जाता है। मोगा का राउवाल ही नहीं, पूरे देश को अमर जियोन सिंह की शहादत पर गर्व है। मोगा से तन्मय समानता के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आइए आपको दिखाते हैं कारगिल के वीर जवानों की याद में लोग मैसेज भेज रहे हैं। इन संदेश के जरिए सभी देशवासी जो हैं अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। संभल उत्तर प्रदेश के विष्णु कुमार ने संदेश भेजा है, रहेगी जब तक दुनिया अफसाना बयां होगा, करगिल विजय दिवस का इतिहास गवाह होगा। वहीं कल्पना कनौजिया ने प्यारी सी कविता लिखी है जिसकी लाइनें हैं, भुला नहीं पाएंगे चोटियां भी करगिल का इतिहास, शौर्य का इतिहास गूंजा था ये दिल मांगे मोर। और चलिए अब रुक कर लेते हैं मौसम के मिजाज पर। दिल्ली वालों की आज भी सुबह बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई। लगातार दूसरे दिन बारिश की बूंदों ने राजधानी वासियों का स्वागत किया। कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। ऐसा ही हाल दिल्ली के आसपास के शहरों का भी है। दिल्ली के द्वारका में सुबह के वक्त तेज बारिश हुई। बारिश की बूंदों ने दिल्ली को उमस से राहत दी। वहीं दिल्ली के आईटीओ में बारिश की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी नजर आई। इसी तरह लाजपत नगर इलाके में झमाझम बारिश हुई। इस बारिश ने उमस और पसीने वाली गर्मी से लोगों को निजात दिलाई। दिल्ली की तरह देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। कई जगह तो बाढ़ का पानी लोगों की जल परीक्षा ले रहा है। तो चलिए इसी क्रम में आपको सैलाब के बीच राहत की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत की है, जो इन दिनों पानी पानी हो चुका है। ऐसे ही एक इलाके में पुलिस और दमकल विभाग ने कर्मचारियों ने लोगों को रेस्क्यू किया और ये इलाका पूरी तरीके से पानी से लबालब नजर आया। देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल ये ऑपरेशन रहा होगा। पूरी बस्ती में पानी पानी नजर आएगा क्योंकि मकान पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। ऐसे में नाव के जरिए वहां फंसे हुए लोगों तक खाने के पैकेट्स पहुंचाए गए। खाने के पैकेट्स लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी एकत्रित हो गई। दूर तक इसी तरह खाने पीने की चीजें पहुंचाई गई। कुछ जगह ऐसी भी थीं जहां पानी कम होने की वजह से नाव की रस्सियां खींचकर आगे ले जाना पड़ा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस प्रकार से जान जोखिम में डालकर मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। और ये हाल सिर्फ गुजरात का नहीं, तमाम अलग राज्यों में भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए, कुछ ऐसा ही हाल गुजरात के आणंद का है। वहां के ज्यादातर इलाके पानी पानी हो चुके हैं। रिहायशी इलाकों में घुटनों से ऊपर तक पानी है। ऐसे में सड़कों पर निकले कई लोगों की गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें धक्का लगाकर बाहर निकालना पड़ा। इस मौसम में सड़कों पर वहां कार के बजाय नाव दौड़ रही है। एसडीआरएफ की कई टीमें अलग अलग इलाकों में लोगों की मदद के लिए तैनात हैं। ऐसे ही एक इलाके से छाती तक पहुंच चुके पानी में उतरकर जवानों ने लोगों को बचाया। जवानों ने करीब 200 लोगों को नजदीक के ऊंचाई वाले इलाके में पहुंचाया। इस तरह से 6 घंटे में ही 12 इससे ज्यादा बिजनेस से जल भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति हो किस तरह की है, जिससे जनजीवन से पूरा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर जो कार है वो भी फंस गई थी क्योंकि यहाँ पे आगे जो है वो अस्पतालें हैं और अस्पताल में जाने के लिए मरीज लोग जो है बाहर से आते हैं और अंदाजा नहीं रहता कि कितना पानी यहाँ पर गहरा है और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो ये कार जो फंस गई थी। लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत आकर कार को अभी फिलहाल बाहर निकाला है। लेकिन जिस तरह से अब बोरसद में बारिश की स्थिति है और जल भराव हो रहा है, इससे जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। मिताली शाह। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुणे महाराष्ट्र की, और वहां भी बादलों की मनमानी लगातार चल रही है। वहां के कई इलाके लबालब पानी से भर चुके हैं। मकानों के बाहर खड़ी स्कूटी और बाइक्स आधी से ज्यादा पानी में पूरी तरीके से समा चुके हैं। तस्वीरें देखिए, इसी से बादलों की ताकत का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। कमर तक लोगों के पानी आ चुका है। इस पानी में उतरकर राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। अब लोगों की मदद के लिए इलाके में नाव को भी उतार दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से ऐसे क्षेत्र में मदद लगातार पहुंचाएगी। देखिए तस्वीरें पुणे में पिंपरी, चिंचवड़, मावल और लोनावला में जो निकलकर सामने आई हैं। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर तरफ मूसलाधार बारिश है।
जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहां के एक इलाके में एक बंगला देखते ही देखते टापू में तब्दील हो गया। ये बंगला चारों तरफ से सैलाब से घिर गया। बताया गया कि इस बंगले में 20 से ज्यादा पर्यटक ठहरे हैं। बाद में वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया। अब ये तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। हर जगह पानी पानी नजर आएगा आपको तस्वीरों में। वहां तेज बारिश की वजह से शिवनाथ नदी उफान पर है पूरी तरीके से। नदी का पानी एक ईंट भट्टे तक पहुंच गया है, जिसके बाद वहां काम करने वाले कई मजदूर सैलाब में फंस गए। खबर मिलते ही एसडीआरएफ के जवान नाव लेकर लहरों के बीच मदद करने के लिए उतर गए। रात के वक्त टॉर्च की रोशनी में सभी मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला गया। कल्पना कीजिए कितना मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा होगा। मुंबई की बारिश की मनमर्जी से कौन वाकिफ नहीं है। समंदर किनारे बसे इस शहर में बारिश के दौरान जल जमाव की वजह से अक्सर सड़कें दरिया बन जाती हैं। ऐसे में सड़कों के गड्ढे जानलेवा हादसों में तब्दील हो जाते हैं। मुंबईकर अपने इस दर्द को कई बार अलग अंदाज में पेश कर चुके हैं, लेकिन हर बार बीएमसी की तैयारियों के दावे मानसूनी बारिश में बह जाते हैं। इस बार कुछ ऐसी ही कोशिश फिल्म अभिनेता विद्युत जामवाल ने की और बारिश के दिनों में मुंबई की सड़कों पर चलने को लेकर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें छाता लेकर वो स्टंट करते हुए सड़क के गड्ढों को पार करने का तरीका समझा रहे हैं। बहरहाल विद्युत जामवाल के इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस रचनात्मक विरोध से बीएमसी जानलेवा गड्ढों की जमीनी हकीकत को समझेगी और बारिश में भी लोग मुंबई की सड़कों पर सुरक्षित सफर कर सकेंगे। ग्लैमर और खूबसूरती से भरपूर माया नगरी मुंबई में एक बार घूमने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन बात बरसात की हो तो यहाँ रहने वाले लोग ही घरों से बाहर निकलने में घबराने लगते हैं। समंदर के किनारे बसे इस शहर में बारिश के दौरान सड़कें दरिया बन जाती है। उस पर बीएमसी की मेहरबानी, सड़क पर बने गड्ढे भी समय पर दुरुस्त नहीं होते। 2 महीने पहले उन लोग ने डांबर डाला, वो डांबर सब निकल गया। वो नकली डांबर डाला तो 2 महीने के पहले 1 महीना भी हुआ, निकल गया वो। मैं 4 बार बीएमसी में जाके कंप्लेंट कर चुका हूँ, फिर भी कोई हमारी बात मानते नहीं। मॉनसून के दौरान बड़ों के साथ बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में बड़े बड़े खड्डे नजर आ रहे हैं मॉनसून में। इस वक्त हम कलीना में मौजूद है। केईएस हाई स्कूल है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हाई स्कूल है और यहाँ पर आप पूरी तस्वीरें देखेंगे। पूरा का पूरा ये जो रास्ता है स्कूल के बाहर का पूरी तरह से खड्डे है। यहाँ पर आपको रोड नजर नहीं आएगी और इतने ज्यादा खड्डे हैं। ये खड्डा तो आप देखें कि इतना बड़ा है कि अगर कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से पास होती है तो ये पूरी तरीके से धंस जाएगा। और जब बारिश होती है यहाँ पर वाटर लॉगिंग, जल भराव की भी बहुत ज्यादा समस्या होती है। यहाँ पर खड्डे नजर नहीं आते, जिसके चलते जो पेरेंट्स है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस अव्यवस्था को लेकर अभिभावकों में भी नाराजगी है। ज़्यादा तो यहाँ पे खड्डे बहुत है, जिसके वजह से इतना ट्रैफिक भी हो जाता है और स्कूल छूटने पर फुल ट्रैफिक रहता है। और कभी कभी है ना, ये सब गटर की ये आप देख सकते हैं, वो भी सब टूटे रहते हैं। ये एरिया में पानी भरता है तो बच्चे लोग को मालूम नहीं रहता है किधर खड्डा है क्या है, तो जब चलते वक्त गिर जाते हैं। कुछ पेरेंट्स लोग को भी यही प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में सड़कों के गड्ढे जानलेवा हादसों का भी सबब बन जाते हैं और हर बार बीएमसी की तैयारियों के दावे मॉनसूनी बारिश में बह जाते हैं। मुंबईकर अपने इस दर्द को कई बार अलग अंदाज में पेश कर चुके हैं। इस बार कुछ ऐसी ही कोशिश फिल्म अभिनेता विद्युत जामवाल ने की है। बारिश के दिनों में मुंबई की सड़कों पर चलने को लेकर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें छाता लेकर वो स्टंट करते हुए सड़क के गड्ढों को पार करने का तरीका समझा रही हैं। बहरहाल विद्युत जामवाल के इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस रचनात्मक विरोध से बीएमसी जानलेवा गड्ढों की जमीनी हकीकत समझेगी और बारिश में भी लोग मुंबई की सड़कों पर सुरक्षित सफर कर सकेंगे। मुंबई से सौरभ पख्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बारिश के बाद अब बात करेंगे महादेव के भक्तों की। सावन महीने में शिव भक्तों की कावड़ यात्रा जारी है। ऐसे में भक्तों की आस्था और विश्वास से जुड़ी कई शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इनमें से ऐसे कई भक्त कावड़ लेकर यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं, जो भक्ति के साथ लोगों को सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं। देखिए। सावन में महादेव के भक्तों की कावड़ यात्रा जारी है। ऐसे में जगह जगह इनके ठहराव और विश्राम की व्यवस्था भी की जा रही है। इसी कड़ी में कश्मीरी गेट पर केजरीवाल सरकार ने राजधानी का सबसे बड़ा कावड़ कैंप तैयार किया है। सुविधाओं से लबरेज इस कावड़ शिविर में एक बार में 8,000 भक्तों के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पे तकरीबन 20,000 के करीब कावड़िए आते हैं और शायद 8 से 10,000 आदमी एक टाइम में 8 से 10,000 व्यक्ति एक समय पर यहाँ पर रुक सकते हैं। पुरुषों के लिए यहाँ पे अलग अरेंजमेंट है, महिलाओं के लिए अलग अरेंजमेंट है। पूरा पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, टेंट का इंतजाम, डॉक्टर्स का इंतजाम किया जा चुका है। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कैंप को वाटर प्रूफ बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना बढ़िया इंतजाम किया गया है। पूरा एक वाटर प्रूफ टेंट का अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि सावन के महीने में ही कावड़िए आते हैं तो बारिश की अच्छी संभावना रहती है। कैंप में महिला कावड़ियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दूर से आने वाले कावड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से डॉक्टर्स का अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि दो तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कावड़िए आते हैं। एक, क्योंकि बिना चप्पल जूते के चलते हैं तो कई बारी इंजरीज उनके पाँव पे होती हैं। दूसरा, क्योंकि मानसून का सीजन है तो कई प्रकार के वाटरबॉर्न डिजीजेस भी हो जाते हैं। तो 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी अवेलेबल रहती है, 3 शिफ्ट्स में जो काम करते हैं, सो एज टू इंश्योर कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कावड़ शिविर के बाहर एक कैट्स एम्बुलेंस भी स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक भारी संख्या में कावड़िए आते हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर हेल्थ प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है तो यहाँ से LNJP हॉस्पिटल लेके जाने का अरेंजमेंट है। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए यहाँ टेबल लगाकर बेड्स तैयार किए गए हैं, ताकि बारिश के पानी से बिस्तर गीले न हो। यहाँ एट ए टाइम 20,000 लोग, 20 से 25,000 लोग डेली आते हैं। अच्छा। और 8 से 10,000 लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये वाटर प्रूफ टेंट होता है, एक बूंद नीचे पानी नहीं आएगा। अच्छा। इतनी सुंदर व्यवस्था। नीचे जमीन पर नीचे टेबल बिछा देते हैं, पानी ऊपर आएगा ही नहीं। सुविधाओं के साथ ही कावड़ियों के खाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पर कावड़िए दिल्ली के अलग अलग व्यंजनों जैसे फ्रूट चाट, टिक्की का भी लुत्फ ले सकेंगे। 40 आदमी की टीम हलवाइयों की यहाँ लगती है। उसके अलावा जितना भी खोमचा जैसे लगता है, पुरानी दिल्ली की कुल्फी है, पुरानी दिल्ली के राम लड्डू लगते हैं, जो कि पुरानी दिल्ली की फेमस चीजें हैं। वो तकरीबन यहाँ राजू फ्रूट जो विवाह शादियों में आपके यहाँ काम करता है, जो राजू फ्रूट जो आप फतेहपुरी में हैं, उनका फ्रूट लगता है हमारे यहाँ। दिल्ली सरकार के दावों की माने तो इस साल कावड़ियों के ठहरने के लिए 185 कावड़ शिविर बनाए गए हैं। इनमें से कुछ बन चुके हैं तो कुछ थोड़े ही दिनों में तैयार होंगे। उम्मीद है कि शिव भक्तों की टोली के लिए ये कैंप यात्रा को और सुगम बनाने में मददगार साबित होंगे। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, सावन महीने में शिव भक्तों की कावड़ यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में भक्तों की आस्था और विश्वास से जुड़ी कई शानदार तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। इसमें से कई ऐसे भक्त भी हैं जो कावड़ लेकर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भक्ति के साथ लोगों को सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं। कहते हैं कि महादेव की भक्ति में ऐसी शक्ति है कि हर काम आसान हो जाता है। भक्ति भाव से भरी कावड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हर कोई अपने भक्ति संकल्प के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, कई भक्त तो अपने असहाय परिजनों को भी इसका पुण्य लाभ दिलाने में जुटे हैं। ऐसा ही कुछ सहारनपुर के कावड़ मार्ग पर दिखा। हरिद्वार से आ रहे 3 शिव भक्तों ने कावड़ पर अपनी बुजुर्ग मां को बिठा रखा है। पूछने पर कहते हैं कि मां की इच्छा थी तो जल के साथ मां को कावड़ पर लेकर महादेव का आशीर्वाद पाने निकल पड़े।
अब करनाल पहुंचकर मां के हाथों से महादेव का जलाभिषेक करवाएंगे। मां और भाइयों के साथ कावड़ यात्रा पर निकले गोपी भोला इस यात्रा के लिए मिली ताकत को भी महादेव की कृपा मानते हैं। बस जी क्या कहेंगे, कौन बड़े प्रसन्न है और उससे ज्यादा प्रसन्न हमारी माता जी है और उससे अति प्रसन्न हमारे भोलेनाथ जी हैं। मेरे महाकाल जो हमें शक्ति दे रहे हैं जाने की, नहीं तो हमारी तो इतनी औकात है नहीं कि जल ले जाए और माँ को उठा के ले जाए इन कंधों पे। नहीं, ये तीनों भाई न सिर्फ माँ और महादेव की भक्ति का एक अनुपम उदाहरण है, बल्कि इसके जरिए समाज को माता पिता की सेवा का संदेश भी दे रहे हैं। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, कि आज आप जैसा करोगे या आप जैसा उपजोगे वैसा ही आपको मिलेगा, फल वैसा ही मिलेगा। कि हमारे भी आज हमने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया है, तो ये सोच के लाजमी चलो कि 101% मोस्टली आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये तीनों भाई मां के साथ इस कांवड़ यात्रा में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। माता पिता को कांवड़ यात्रा कराने वाले श्रवण कुमार की कहानी से तो सभी परिचित हैं। अब हम आपको बच्चों को कांवड़ यात्रा कराने वाले माता पिता की तस्वीरें दिखाते हैं। ये है मोदी नगर के रहने वाले धर्मेंद्र और उनकी पत्नी संगीता। ये दोनों हरिद्वार से गंगाजल भरकर ले जा रहे हैं। इस धर्म पथ पर इनके साथ इनकी 4 बेटियां और एक बेटा भी शामिल है। इन बच्चों में 2 बेटियों की उम्र 3 और 5 साल की है। ऐसे में धर्मेंद्र उन्हें कावड़ में बिठाकर चल रहे हैं। धर्मेंद्र और संगीता मानते हैं कि वो अपने बच्चों को बेटों से कम नहीं मानते, इसलिए वे उन्हें महादेव का आशीर्वाद दिलाने के लिए इस पावन यात्रा में साथ लाए हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भक्ति के बाद बात खेलों के महाकुंभ की, जिसका आगाज पेरिस में धूमधाम से हो रहा है। और इन्हीं शानदार तस्वीरों के साथ अब आपको लेकर चलते हैं पेरिस, जहां खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस वक्त पेरिस खिलाड़ियों से गुलजार है। दुनिया भर के खिलाड़ी जो हैं पेरिस पहुंच गए हैं। कल से ओलंपिक का आगाज जो है होने जा रहा है, लिहाजा पेरिस में हर तरफ उद्घाटन से पहले ही कई जगह साज सजावट देखने को आपको मिलेगी, तो दूसरी ओर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिलेंगे। कल यानी 26 जुलाई से शुरू होने वाले खेल समारोह से पहले ही एफिल टावर को ओलंपिक रिंग से जगमग कर दिया गया। इस अद्भुत नजारे को कई लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। ओलंपिक में आप देखेंगे कि ओपनिंग सेरेमनी नदी के किनारे होगी, लिहाजा हजारों एथलीट और कलाकार नदी के 6 किलोमीटर के क्षेत्र में परेड करेंगे, जिसके बाद खेल समारोह की शुरुआत की जाएगी। इसी समारोह में शामिल होने के लिए मेहमानों का आना भी अब शुरू हो चुका है, जिसके लिए एक विशेष वन स्टॉप एप्लीकेशन भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे लोगों को पेरिस में कहीं भी आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पेरिस ओलंपिक में 32 खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें कुल 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज 26 जुलाई को होना है, जिसके लिए भारत के खिलाड़ियों का 117 खिलाड़ियों का दल जाना है। इसमें से कुछ खिलाड़ी पेरिस पहुंच चुके हैं, कुछ को अभी जाना बाकी है। भारत के 117 खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा के हैं। हरियाणा के 24 खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में खेलने जा रहे हैं। वहीं रोहतक जिले के 2 खिलाड़ी इस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। इनमें पहला नाम बॉक्सर अमित पंघाल और दूसरी महिला कुश्ती पहलवान ऋतिका हुड्डा है। अमित इससे पहले CWG में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा अमित भीम और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हैं। अमित पंघाल रोहतक जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं और उनका परिवार खेती करता है। अमित के पिता एक छोटे किसान हैं। सुनिए बेटे को ओलंपिक में जीत के लिए उनके माता पिता का क्या कहना है। शुरुआती दिनों में जल्दबाजी बहुत था, ऐसे खुद हफ्ता रहता था बंदर की तरह।
बड़े भाई जो इसने अपनी एकेडमी में लेके गए तो उन्होंने बताया कि मम्मी ये कुछ कर सकता है, क्योंकि इसमें स्टेपना बहुत ज्यादा है। ये मेरे साथ आधे घंटे तक लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोच ने बोला है कि इसमें स्टेपना बहुत है, ये एक ओलंपिक खिलाड़ी बन सकता है। इतनी ज्यादा खुशी हुई जैसे बेटे की शादी में होती है। उसके बाद तो मेडलों की छड़ी लगा दी जड़ी से। हाँ, उसके बाद तक कहाँ भी गया वहीं से ही मेडल लेके ही लौटा। खुद को यही कहना चाहती हूँ कि बेटा खुल कर खेल, मेडल लेकर तेरा ही है। देखिए, पेरिस तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है, जिसकी शुरुआत स्कूल, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट चैंपियनशिप से होती है। यहां पर पहुंचने का जुनून, जज्बा ही है जो खिलाड़ियों को हर परिस्थिति में लड़ना सिखा देता है। आपको बिहार के जमुई के खिलाड़ियों से मिलवाएंगे जिनका सपना देश के लिए खेलने का है। इस सपने की शुरुआत इन्होंने कर दी है। फिलहाल इन्होंने बिहार स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना जलवा दिखाया है। अपनी मेहनत की बदौलत जमुई के 50 खिलाड़ियों ने 25 मेडल अपने नाम कर लिए। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके पास ना कोच है, ना ही अव्वल ग्राउंड, साथ ही ना ही अभ्यास के लिए कोई सामान, लेकिन तब भी हौसला बुलंद है और जोश आए। कहते हैं इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। हौसलों के आगे हर तकलीफ को हराया जा सकता है। यही कर दिखाया है आगर मालवा के तुलसीराम ने। 63 साल के इस शख्स ने कड़ी मेहनत के दम पर फिटनेस और कामयाबी दोनों हासिल की। सुबह सुबह सेहत की इस दौड़ ने 63 साल के तुलसीराम को कामयाबी के उस ट्रैक पर पहुंचा दिया जहां हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। डायबिटीज से पीड़ित तुलसीराम को डॉक्टर ने घूमने और दौड़ने की सलाह दी थी। इसके बाद तुलसीराम ने ऐसी दौड़ शुरू की कि इसके दम पर न सिर्फ इन्होंने शुगर को हराया, राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ में मेडल हासिल किया और सेहत को लेकर बेहतरीन नजीर पेश की। व्यायाम करना शुरू किया, उसके बाद से काफ़ी अच्छा शुगर आज के समय में जो है बहुत अच्छा शुगर का कंट्रोल इनका चल रहा है। तो सभी के लिए ये सलाह है कि जिन्हें भी शुगर डिटेक्ट होता है तो उन्हें नियमित व्यायाम करना चाहिए। और इन्होंने तो इतना अच्छा व्यायाम किया है कि आज तक कुछ नेशनल गेम्स में मेडल्स भी जीत रहे हैं, इन्होंने ही बताया। मेहनत के दम पर तुलसीराम फिटनेस हासिल करते गए और दौड़ के प्रति इनका रुझान बढ़ता गया। लिहाजा इन्होंने नेशनल मास्टर गेम्स में पहले राज्य और फिर नेशनल लेवल पर भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। और अब चैंपियन तुलसीराम पूरी तरह फिट है और कामयाबी के मोर्चे पर हिट भी। प्रमोद कारपेंटर, आगर मालवा, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।